हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलिजेंट ई लर्नर्स। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बिफोर वॉचिंग। थैंक यू। In the Middle Age, a very powerful empire was that of the Mughals. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जो मुग़ल एम्पायर था वो एक मिडिवल एज का बहुत पावरफुल एम्पायर था जो मुग़ल्स ने स्टार्ट किया था। वो पहले तो सबसे स्टार्टिंग में 16th सेंचुरी का उन्होंने अपना रूल आगरा और दिल्ली से बढ़ाया था। 17th सेंचुरी में वो लोग लगभग सारा पूरा का पूरा इंडिया कंक्योर कर चुके थे, कंट्रोल कर चुके थे। द लेगेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड अनपैरेलल्ड, मतलब इनका कोई भी साथी नहीं था। Who were the Mughals? अभी इनका origin देखते हैं। The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, and from father's side, they were descendants of Taimur. देखिए, जो मुगल्स थे वो अपने मदर की साइड से डिसेंडेंट्स ऑफ गहनीस खान थे और फादर के साइड से वो तैमूर के साइड से थे। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। Babur was the first Mughal emperor, captured Delhi in 1526 by defeating Ibrahim Lodi. देखिए, जो इब्राहिम लोदी था, लोदी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत, उसको बबर फर्स्ट मुग़ल एम्पायर ने हराकर दिल्ली को कैप्चर किया था। फर्स्ट इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली बैक इन 1555। इसका मतलब यह है कि जो बबर था उसके बाद 1555 में हुमायूं ने रूल किया और फिर अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बेरार, खानदेश एट्सेट्रा। देखिए, पहले बब्बर था और फिर हुमायूं आया और फिर अकबर आया जिसने चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बेरार, खानदेश एट्सेट्रा को कंक्योर किया था। फिर आया जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर टू कैंपेन्स अगेंस्ट सिख्स एंड अहम्स, मतलब जो जहांगीर रूलर थे मुगल्स के आफ्टर अकबर, उन्होंने सिख्स और अहम्स के लिए कैंपेन्स किए थे। उसके बाद आए शाहजहाँ। शाहजहाँ कैप्चर्ड अहमदनगर एंड विजयपुर, मतलब जो शाहजहाँ थे जहांगीर के बाद राजा हुए और उन्होंने अहमदनगर और विजयपुर को कैप्चर किया था। और फिर शाहजहाँ के बाद आए औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वैग्ड अ लॉन्ग बैटल इन द डेक्कन, मतलब औरंगज़ेब डेक्कन के तरफ जो मराठास थे उनके तरफ से बहुत सारे बैटल्स लड़े थे उन्होंने। उसके बाद देखते हैं मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मतलब कौन राजा बनेगा। The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. मतलब जो मुग़ल ट्रेडिशन था सक्सेशन का, उसके हिसाब से उनका वो प्राइमोजेनिचर पर विश्वास नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर क्या था? राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, वैसा नहीं था मुगल्स का।
They followed the custom of corpuscenary inheritance or a division of inheritance amongst all the sons. मतलब जो मुग़ल ट्रेडिशन था उसके हिसाब से सबसे बड़ा बेटा राजा नहीं बनता था, वो सब पर इक्वल इनहेरिटेंस रहता था, सबको इक्वल लैंड दी जाती थी. मुग़ल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स. Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. मतलब जो मुग़ल रूलर्स थे वो बहुत सारे वॉर्स लड़ते थे रूलर्स के खिलाफ जो उनके अथॉरिटी को मानने में रिफ्यूज़ करते थे. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs served the Mughals voluntarily. Voluntarily का मीनिंग है अपने मर्जी से. जो मुग़ल्स जब ज़्यादा पावरफुल हुए और ज़्यादा उनका एक्सटेंड हुआ पावर, तभी बहुत सारे रूलर्स, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल था राजपुत्स का, राजपुत्र, उन्होंने उनको वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से ज्वाइन किया था, मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था. Mughals gave mansab and jagirs which helped them to expand their territories. मतलब जो मुग़ल्स थे उन्होंने मनसाब या फिर जागीर्स लैंड्स दिए थे, जगह दिए थे जो उन्हें हेल्प करता था टेरिटरी को अपने रूल को एक्सटेंड करने में. The main source of income available to the Mughal rulers was tax on the produce of peasantry. मतलब जो मेन सोर्स था इनकम के लिए, पैसा के लिए, मुग़ल रूलर्स के लिए, वो था टैक्स. किधर का? पीसेंट्री मतलब फार्मर से जो टैक्स कलेक्ट होता था, वो मेन सोर्स था इनकम का मुग़ल रूलर्स के लिए. अकबर का पॉलिसीज़ देखते हैं. Akbar's work are found in the book of अकबरनामा written by अबुल फजल. देखिए, अबुल फजल उनका एक बहुत ट्रस्टेड नोबल था. उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अकबरनामा. इसके 3 वॉल्यूम्स थे और ये डिटेल में अकबर के वर्क को डिस्क्राइब करता था. Akbar divided his kingdom into provinces called subas governed by subedars. मतलब अकबर जो थे वो अपना पूरा का पूरा किंगडम डिवाइड किए थे सुबास को, और वो सब एक एक सूबेदार से कंक्योर्ड था, गवर्न करते थे वो लोग. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While Akbar was at Fatehpur Sikri, he started discussion on religions with the ulemas, Brahmins, Jewish priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. मतलब इसका मीनिंग है अकबर तभी फ़तेहपुर सिकरी में रहता था और वो बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में डिस्कस करता था. किसके साथ? उलेमास के साथ, जो मुस्लिम प्रीस्ट थे, ब्राह्मण्स के साथ, हिंदू प्रीस्ट्स थे, ज्यूइश प्रीस्ट्स, इन सब के साथ वो रिलीजन्स के बारे में डिस्कस करता था. द डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना. अकबर जब था तभी इबादत खाना में वो सब डिस्कशंस करता था रिलीजन के बारे में. Akbar realized that religious scholars emphasized rituals and dogmas were often bygones. इसका मीनिंग ये है कि जो स्कॉलर्स थे कोई भी रिलीजन के, वो जब एम्फासाइज करते थे, अच्छे से समझाते थे रिचुअल्स और डॉगमास को, मतलब मीनिंग्स को, वो ज़्यादातर बिगॉट्स रहते थे. It led the Akbar to idea of sul-i-kul और यूनिवर्सल पीस. मतलब जो बहुत सारे डिसहार्मनी होते थे उनके सब्जेक्ट्स में, उसने सुल-i-kul मतलब पूरी शांति, यूनिवर्सल पीस. क्योंकि
बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत फाइटिंग होता था, बहुत वॉर्स होते थे, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल पीस किया था, मतलब टॉलरेंस टॉलरेंस सब रिलीजन्स के लिए। शाहजहाँ एंड जहांगीर ऑल्सो फॉलोड इस प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो प्रिंसिपल था सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस का, ये आगे जाकर शाहजहाँ और जहांगीर ने यूज़ किया था ये प्रिंसिपल को। द मुगल्स एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर। मुगल एम्पायर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 17th सेंचुरी में उसने लगभग पूरा का पूरा इंडिया को कॉन्क्योर कर लिया था। द एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिलिट्री था उसके वजह से मुगल्स को बहुत प्रॉस्पेरिटी हो गया, वो बहुत वेल्दी होने लगे। द मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स, मतलब जो मुगल एम्परर्स, मुगल किंग्स थे और उनके मनसबदार्स थे, वो बहुत अच्छा से डील करते थे अपने सैलरीज और गुड्स को। द वेल्दियर पीसेंट्री, मतलब जो बहुत वेल्दी फार्मर्स थे और आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स, बैंकर्स प्रॉफिटेड देयर इकोनॉमिक वर्ल्ड, मतलब जो बहुत अमीर फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन्स और बैंकर्स, ये इन सबको बहुत प्रॉफिट होने लगा, मतलब वो वेल्दी बन गए। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन पॉवर्टी, मतलब जो प्राइमरी थे इन सबको छोड़कर नॉर्मल काम जो करते थे वो सब पॉवर्टी मतलब गरीबी में ही रह रहे थे। बाय 18th century सेवरल प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, दो दे वेर कंटिन्यू टू रिगार्ड मुगल्स एज देयर मास्टर्स, मतलब इन 18th century में बहुत सारे प्रोविंसेस, मतलब अपने अपने जगह वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, और लेकिन वो फिर भी मुगल्स को अपना मास्टर्स मानते थे। तो ये था हमारा समरी इस चैप्टर का। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेसन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।